सो अभी तक के जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन सब के बारे में देख लिया था। फिर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम कितना होता था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता था, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और स्यूडो मॉलिक्यूलर ऑर्डर। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हमारे एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर भी आप पढ़ लो, स्किप मत करो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है ना, रेट लॉ में किस तरीके से लिखते थे, और जीरो ऑर्डर का भी एक बार उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन फिर से आप लोग डिराइव करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव कर करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और जिसको भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाला सेशन ठीक ठाक लगा हो, अगर और चाहिए होगा तो बता देना, ठीक है, बना दूंगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जैसे कि हम लोग 10th में और 11th में रिएक्शन पढ़ते थे, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, याद है। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या करते थे, जो हमारे पास में ये ईस्टर होता था उसको हम लोग मान लो NaOH के साथ में रिएक्ट कराए तो हमें मिलता क्या था, CH3COO Na, साथ में क्या मिलता था, C2H5OH, ठीक है। तो ये क्या होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये भी किस चीज का एग्जाम्पल होता था, सेकेंड ऑर्डर का ही रिएक्शन होता था। H2 + I2, ठीक है, गिव्स आउट कितना 2HI, ये भी किसका होता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ऐसा नहीं है कि इसके रिएक्शंस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके रिएक्शंस होते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव डीके वाले हम लोगों ने पढ़े थे, वो किसके होते थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे ही आते थे। तो सेकेंड ऑर्डर के भी अच्छे खासे एग्जाम्पल, थर्ड ऑर्डर के थोड़े से कम है, फोर्थ के तो रेयर है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट फॉर्मूला जरा इसके लिए डिराइव करते हैं, रेट कांस्टेंट इसके लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इस पे भी मान लो ए से कोई हमें प्रोडक्ट नाम में मिल रहा था, ठीक है भाई, सेम बेसिक लगाते हुए चले जाओ। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे -dA/dt शुड बी इक्वल टू के। अब सेकेंड ऑर्डर है ना, तो रेट लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेकेंड, ये रेट लॉ है ना, रेट लॉ में जो यहाँ पे पावर लिखी होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मानते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, -a वालों को इधर ले आओ, dt वाले को उधर लेके चले जाओ, dA अपॉन कितना a² बराबर kdt, इतना आया समझ में, ठीक। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो मान लो t = 0 पे इसका जो कंसंट्रेशन था वो मान लो था कितना, A0, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो A0 थी, और t = t पे इसका कंसंट्रेशन मान लेते कितना था, 80 था, ठीक है। तो कहाँ करो, यहाँ कर दो। अब आगे समझना, यहाँ पे क्या है, a की पावर -2 है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, -a की पावर -2 और dA। तो हमें कितना रूल पता होगा, फिर से एक बेसिक सा इंटीग्रेशन का बता रहे हैं। x की पावर अगर n होती है और dx अगर हमारे पास में है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना होता था क्या आता था, x n+1 डिवाइडेड बाय कितना, n+1। सेम बेसिक प्रिंसिपल लाके यहाँ पे अप्लाई करता है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस वाला पार्ट, ये वाला जो माइनस वाला पार्ट है, -2 + 1 है, कट ही देती हूँ। इसको करोगे तो ये डायरेक्ट कर दो, KT आएगा। तो अब समझना, यहाँ पे अगर करेंगे हम इसको सॉल्व तो -1/a आएगा, और इसके जो फ्रैक्शंस मतलब ये लिमिट्स हैं A0 से लेके कहाँ तक है, a तक, ये बराबर किसके हो गया, KT के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/a माइनस 1/A0 बराबर किसके हो गया, KT के हो गया। मतलब जो हमारे पास में रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया वो कितना आया, k = t को नीचे भेज दो, 1/t × 1/a माइनस 1/A0। a क्या है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन और A0 क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। वैसे वहां मैंने अपर लिमिट को 80 मान लिया था ना,
तो उसको ए ही मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर से टी को वो बहुत झमेला हो जाता है यार, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब समझो, ये जो रेट कांस्टेंट हमारे पास में आया है ये किसका आया है? सेकेंड ऑर्डर का ना, ठीक। और सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो तो कितनी आई थी, याद है? कितनी आई थी? मोल इनवर्स लीटर ऐसे करके कुछ था, सेकेंड इनवर्स, याद है कि नहीं याद है? या यहीं से ही अगर निकाल के देखना चाहो तो देख लो, ये टी है, सेकेंड इनवर्स में आया, और ये वाला पार्ट कंसंट्रेशन वाला पार्ट नीचे है, तो मोल इनवर्स लीटर, ठीक है। और फिर से अगर फॉर्मूला में ही तुम्हें इसका बता दूँ तो कितना होता था, मोल पर लीटर, पावर में कितना होता था 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे 2 रख दो, -2 है तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी हमें यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है ना? सेकेंड ऑर्डर समझ में आया अच्छे से? इसका डेरिवेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करते हैं इसी के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम, थोड़े मोटे बेसिक्स भी यहाँ पे आप लोग क्लियर किए रहना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अगर अच्छे लेवल पे काइनेटिक्स से क्वेश्चन करने हैं तो 12th में तो हमारे उतने भयानक क्वेश्चन, भयानक वैसे नहीं, मतलब उतने ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं दिए होते हैं जिसमें हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस बहुत ज़्यादा लगाने पड़े। बट अगर आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने जाओगे ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएंगे, तो आपको फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे अच्छा खासा मैटर करने लगता है, ठीक है। अगर करने हैं तो फिर अगर यही सारे क्वेश्चंस करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड के लिए इतना सफिशियंट है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब समझो, हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। ध्यान से समझना, इक्वेशन हम लोगों ने क्या ली, इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की 1 kT = 1/8 - 1/8, ये इनिशियल ये फाइनल, इतना क्लियर है ना? अब मान लो अगर हम बात करें एट टी हाफ पे, टी हाफ क्या होता है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम होगा, ठीक। एट टी हाफ पे जो फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास में होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। रखो यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं के टी हाफ बराबर ए की जगह पे क्या लिखना है, A0/2, 2 आ जाएगा ऊपर अपॉन A0 - 1/A0, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1/A0, मतलब जो हमारा टी हाफ आएगा यहाँ से, टी हाफ जो आएगा के को नीचे ले जाओ, ये कितना आ जाएगा 1/K A0, ठीक। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, A0 के। ये तो कांस्टेंट है ना हमारे पास, ठीक है। तो कुछ अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल रहा होगा, जब आप लोगों ने जीरो ऑर्डर पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोगों ने कौन सा ऑर्डर पढ़ा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा कितना आया था, याद है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का रिलेशन कितना था और फर्स्ट ऑर्डर में कितना था, थोड़ा थोड़ा याद करते हुए, अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अगर भूल रहे हो आप तो एक बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग इसको तो मिला नहीं, इतना समझ में आया, टी हाफ = 1/K A0। अब यहाँ के बाद एक रिएक्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना, जीरो फर्स्ट ऑर्डर तब तक अभी रिवाइज कर लो आप लोग, क्योंकि अभी मैं आप लोग को एक कुछ बहुत अच्छा सा तरीका बताने वाला हूँ। जब हम लोग थर्ड ऑर्डर पढ़ लेंगे ना, तब मैं बताऊंगा टी हाफ का रिलेशन कैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ में लगा सकते हो, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली ऐसे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, बोर्ड्स में नहीं, अदर में बात करो। तो समझो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है नॉर्मली हमारे पास में फॉल्स, जो कि ट्रू ना हो। तो होता क्या है ना,
कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रेट लॉ के हिसाब से तो हमें लगते हैं सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, बट एक्चुअली वो बिहेव कर रहे होते हैं एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ध्यान से सुनना, मैंने कहा क्या, कुछ ऐसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। पहले याद रखना, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कुछ ऐसे सेकंड ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं जो एज अ फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रहे होते हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट दे आर बिहेविंग लाइक द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। तो इसके लिए एग्जांपल अगर मान लो मैं तुम्हें देना चाहूँ, मान लो कोई ए और बी है, ये गिव्स आउट मान लो सी था, ठीक है, ये तो रिएक्ट करके सी को प्रोडक्ट दे रहे थे। तो अगर इसके लिए अगर हमें रेट लॉ लिखना होगा, मान लो स्लोवेस्ट स्टेप वाला जहाँ भी हटाओ यहाँ से, तो हम बोलेंगे कि जो रेट होगा हमारे पास में कितना होगा, ए के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में भी कितना फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल रिएक्शन कितनी होगी हमारे सेकंड ऑर्डर। बट मान लो अगर इसमें से कोई भी हमें क्वांटिटी, मान लो ये बी क्वांटिटी हम लोग एक्सेस में लेना, मान लो बी हम लोग किसमें लेना, एक्सेस में। एक्सेस में लेने का मतलब हुआ कि अगर मान लो हम लोग कोई RCl था, इसको H2O के साथ में रिएक्शन करा रहे थे, ठीक, तो हमें पता है ये ROS दे देगा और HCl बना देगा, ठीक है, वो बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसमें हो रही है, एक्वस मीडियम में। तो वाटर ही ऐसा मीडियम है, वाटर ही ऐसा दूसरा रिएजेंट है जो यहाँ पे अटैक मार रहा है, तो वाटर यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट है। तो जब कभी कोई भी एक रिएक्टेंट दूसरे वाले के कंपेयर में एक्सेस में प्रेजेंस होता है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है हम लोग क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। किसकी, एक्सेस वाले की, उसकी कंसंट्रेशन हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर मान लो बी हमारे पास में एक्सेस में है, तो इसको हम लोग लेंगे कैसा, ऐसा कांस्टेंट लेंगे, और एक कांस्टेंट यहाँ पहले से कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, एक तुम्हें नया कांस्टेंट दे देगा के डैश बराबर। अब देखो यही जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, ए के ही तो हो रही है, बी पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है। बट रेट लॉ के हिसाब से रेट डिटर्मिनिंग जो स्टेप होता है, वो स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है, वहां पे ये दोनों इन्वॉल्व है, वहां पे ये ए भी इन्वॉल्व है और बी भी इन्वॉल्व है। बट बी के एक्सेस होने की वजह से जो हमारा रेट है वो केवल और केवल डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पे कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर है ना इतना। इसके अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ले लो, मान लो CH3 C2H5 था, इसको के साथ एसिडिक मीडियम में कराते हैं, छोड़ो सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये बनेगा। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की अगर हम लोग बात कर लें, तो C12H22 O11 प्लस वाटर, इसके रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाता है और क्या बना देता है, फ्रक्टोज C6H12O6 C6H12O6। तो यहाँ पे ये जो मीडियम था हम लोग कैसा यूज कर रहे हैं, एक्वस, वाटर यहाँ पे एक्सेस में है। तो अगर इसके लिए रेट लॉ हम लोग लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो रेट लॉ है हमारे पास में वो सुक्रोज, यहाँ पे रेट कांस्टेंट वगैरह लिख देते हैं वरना एक स्टेप एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि सुक्रोज के भी रिस्पेक्ट में कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर, वाटर के भी रिस्पेक्ट में कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। दिस हैज बीन टेकन इन एक्सेस, सो दिस बिकम अ कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट गिव्स अ न्यू कांस्टेंट। तो बराबर k डैश इनटू कितना हो जाएगा, C12H22O11। मतलब था कैसा, सेकंड, बिहेव कैसा कर रहा है, फर्स्ट। तो ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर है ना, ठीक। अब बात करते हैं हमारे अगले रिएक्शन की, जो कि है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। थर्ड ऑर्डर देखो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के बहुत ही कम एग्जांपल है, ज़्यादा आपको एग्जांपल नहीं मिलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल जैसे कि मान लो कि ऐसा देगा, तो 2NO प्लस Br2 गिव्स आउट 2NO Br, ठीक है। एक ये ले लो, या मान लो 2NO प्लस O2 गिव्स आउट 2NO2।
ये लेते हैं, या फिर रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड ले लो, फेरिक क्लोराइड ले लो, FeCl3 प्लस SnCl2 गिव्स आउट कितना, FeCl2 प्लस SnCl4। सो बैलेंस करते हैं इसको। ये सारे के सारे एग्जाम्पल कैसे हो गए, बैलेंस हो गया, ठीक। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस किसके हो गए हमारे पास में, तब ये याद रखना है, कभी कभी कॉम्पिटिशन्स पे पूछता है, वैसे पूछता नहीं बट एग्जाम्पल्स दिया रहता है, ठीक। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस में भी अगर हमें डेरिवेशंस देखने हो तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का हो चाहे वो थर्ड ऑर्डर का हो, आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इक्वेशंस को याद भी रख पा रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी वही यार क्या याद करना फालतू में, डिराइव भी कर लेते, कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब समझो, फिर से बात करते हैं, मान लो ए कोई था, वो कन्वर्ट हुआ किसी प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस dA/dt बराबर किसके, KA का क्यूब, ठीक। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था इसलिए, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे, फिर से वही सेकेंड ऑर्डर में जैसा अभी हम लोगों ने किया था, dA/A³ गिव्स आउट कितना, PDT। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 3 की पावर मतलब -3 प्लस 1 -2, 2 किधर आएगा नीचे, और बचेगा क्या यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं कि मान लो t = 0 टाइम पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो कितनी थी, A0 थी, और t बराबर t पे इसकी फाइनल कंसंट्रेशन मान लो कैपिटल A होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में ये इक्वेशन, ये इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/a माइनस 1/a। क्लियर है ना इतना, ये बराबर किसके हो जाएगा, KT के, और यहाँ पे स्क्वायर क्योंकि 3 - 3। ये वाला पार्ट समझ में आया ना, स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि देखो x की पावर यहाँ पे कितनी है -3 डॉट dx, इसको सॉल्व करेंगे मतलब -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, x की पावर -2 डिवाइडेड बाय कितना आएगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो गया, तो 1/2 को ऐसे रहने दें, और 1/x² जो है तो उसमें अपर लिमिट कितनी है a, तो a² माइनस लोअर लिमिट कितनी है a0²। क्लियर है ना, तो अब समझो आगे। फिर यहाँ से अगर हमें k निकालना होगा तो कितना आ गया हमारे पास में 1/2t इंटू 1/a² माइनस 1/a0²। क्लियर है ना इतना, ठीक। अगर इसके लिए t हाफ निकालना हो तो सो एट t हाफ जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, इनिशियल का आधा, फॉर्मूले पे पुट करो, तो यहाँ पे t हाफ = इसको इधर ले आओ, k को इधर लेके चले आओ, 1/2k इंटू a की जगह a0/2 रख रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर लोगे 4 आ जाएगा, 4/a0² माइनस a0², और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, t हाफ = 3/2k इंटू 1/a0²। क्लियर है ना। सो ज़्यादातर जो हमें रिएक्शंस मिलते हैं ना वो थर्ड ऑर्डर तक ही मिलता है, फोर्थ ऑर्डर का बहुत ही रेयर होता है। तो एक मैं आपको बता देता हूँ फोर्थ ऑर्डर का रिएक्शन, उसको आप लोग याद कर लो, हाँ तो कोई मतलब नहीं है वैसे। तो 4KCl gives out KClO4 प्लस, ठीक है, ये फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन होता है, बट जरूरी नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि 3 तक तो हमें नॉर्मली मिल जाते हैं सारे के सारे रिएक्शंस। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें 3 से भी आगे मिले, क्योंकि होता क्या है एज पर द कोलिजन थ्योरी, क्योंकि आपस में अगर कोई भी स्पीशीज रिएक्ट कर रही है
उसी की वजह से ही तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो मान लो एक मॉलिक्यूल था, दो मॉलिक्यूल था, ये आपस में कोलाइड किए, ठीक है, हाँ भाई साहब, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था हमारे पास, या फिर जो सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन था, वहाँ पे दो स्पीसीज आए, आपस में इफेक्टिवली कोलाइड किए और क्या बना लिए, प्रोडक्ट बना लिए। अब मान लो क्या हुआ, दो में तो प्रॉब्लम नहीं थी, बड़े आराम से किए। अब मान लो तीन लेके चले आओ, तीन लेके जहाँ आओगे एक दूसरे के साथ में जोड़ने के लिए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कोलाइड किए, बट तीन से आगे जैसे ही हम कोलाइड कराने की कोशिश करते हैं तो वो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर पाते। तो जब इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रीज़न भी आप लोग याद रखना, क्यों थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा रिएक्शंस नहीं मिलते, थर्ड ऑर्डर के बहुत ही कम है, सेकेंड ऑर्डर के कॉमन रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर के भी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर का टी हाफ याद है ना, कितना आया है हमारे पास में, अब याद रखना। और इन सारी चीज़ों को एक बार आप लोग रिवाइज भी कर लेना, ठीक है, रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन आप खत्म करते हो। और मैंने सोचा है कि अब साथ में मैं कुछ और चैप्टर्स भी शुरू कर दूँ, तो आप लोग एडवाइस कर दो तो अच्छा रहेगा, वैसे कोई करता नहीं है, बट अगर मान लो कोई कर दे तो मैं सोच रहा था या तो फिजिकली शुरू कर दें सोल्यूशन, या तो फिर डायरेक्टली ऑर्गेनिक पे जंप कर जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक का भी वेटेज अच्छा खासा होता है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत होती है, तो उस पर समझाना बहुत होता है, या फिर निपटाना हो एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस सब तो आसान है, बट फिर कोई मतलब नहीं बनता ना ऐसी चीज़ों का। तो आपको पढ़ना अगर पड़ेगा तो आप बता दो, या तो ऑर्गेनिक शुरू करो या तो फिर सॉल्यूशन ही रिपीट करो। तो दो चैप्टर्स अगर साथ में चलेंगे पैरेलली तो आपको अच्छा समझ आए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब अच्छे चैप्टर्स, तो आप इसको डिटेल में बहुत अच्छा खासा पढ़ लोगे ना, तो आपकी अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा यार, क्लास 12th में ही बन जाएगा। आपको तो अभी टाइम भी मिल रहा है अच्छा खासा, तो फ़ायदा उठा लो, क्या जा रहा है, एग्ज़ाम्स भी आगे पीछे हो रहे हैं इधर उधर सब कुछ, तो जितना टाइम मिल रहा है उसी हिसाब से आप लोग जितना ज़्यादा कंटेंट अभी से तैयार कर सकते हो उतना कर लो, फ़ायदा ही होगा बाद में, ठीक है। तो ये मत सोचो कि एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से तो बस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तक था, यूनिमोलिकुलर तक तो तुम वही पढ़ के बैठे, मेरे में एक ही एग्जाम्पल दिया गया था, हम वही एक पढ़ के बैठेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ लोगे तो घाटा नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, इतने हम लोगों ने सीख लिए अभी तक। अब आगे एक काम करते हैं ना, टी हाफ के बारे में थोड़ी सी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जल्दी जल्दी सबको समराइज कर देता है, ठीक है। एक तरफ मान लो हम लोग ले लेते हैं किसे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लेते हैं, और अगली तरफ किसे ले लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सुनो, इसके लिए क्या बोला था हम लोगों ने कि जो माइनस टी ए बाय डी टी होगा वो कितना होगा, के ए, क्योंकि यहाँ पे जो रेट होता था, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात हो रही है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता था वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता था, ठीक है। तो ए की पावर कितनी हो गई, 0, हटा दो इसे, लेके चले जाओ डी टी को उधर, तो माइनस डी ए बराबर कितना हो गया हमारे पास में, के डी टी, फिर से इंटीग्रेट, तो t इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट थी, कंसंट्रेशन मान लो कितनी थी, ए नॉट थी, और t इज इक्वल टू टी पे इसकी कंसंट्रेशन मान लो कितनी थी, 80 थी। और याद रखना एनसीईआरटी में यही सारे डेरिवेशंस कुछ डिफरेंट तरीके से किए गए, वहाँ पे प्रोडक्ट का एक्स वगैरह मान के ये सब किया गया, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो इजी, ये इजी होता है थोड़ा इसी तरह से समझाओ, समझने से मतलब है, ज़रूरी थोड़ी ना जो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो वही अच्छी हो, नहीं, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप आगे डिराइव करोगे तो कितना आएगा, माइनस ए नॉट, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई कितना, के टी, और यहाँ पे अगर हम लोग टी हाफ कैलकुलेट करते थे, ए की जगह पे क्या लिख दोगे, ए नॉट बाई 2, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर इधर ले आओगे कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई कितना 2, के को नीचे ले आओ, टी हाफ कैलकुलेट कर रहे थे ना, के को नीचे ले आओ, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो टी हाफ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन
वो ए नॉट के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था आप लोग को जब हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। तो जीरो ऑर्डर के लिए तो टी हाफ ए नॉट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, ठीक। अगर फर्स्ट ऑर्डर में बात करेंगे तो डिपेंड ही नहीं होता था। कैसे, फिर से देख लो, माइनस डी ए, इसके लिए यहाँ पे अगर डिराइव करोगे तो अपॉन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये बराबर किसके, के डी टी। फिर से इंटीग्रेट अगर करोगे तो यहाँ पे क्या आता था, नेचुरल लॉग आता था। तो नेचुरल लॉग ए बाय ए नॉट फाइनल माइनस इनिशियल बराबर कितना देता था, के टी मिलता था। पलट दो, ठीक है। और या पलटो मत, यहीं पे ही अगर हम लोग नहीं पलट ही तो माइनस हटा दो, माइनस हटाओगे नेचुरल लॉग ए नॉट बाई कितना, ए बराबर के। और इसी के लिए जब हम लोग टी हाफ सॉल्व करते थे, टी हाफ जब यहाँ पे सॉल्व करते थे हमारे पास में कितना आता था, 0.693 बाई क्या आता था। मतलब यहाँ पे जो टी हाफ होती थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती थी। यहाँ पे जो टी हाफ हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर कितना, 0। मतलब ए नॉट पे डिपेंड नहीं कर रही है। और सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया है। सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना आता था टी हाफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, ए नॉट के, सेकेंड ऑर्डर के लिए। और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था ए नॉट स्क्वायर के। तो याद रखना टी हाफ की प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन जो भी हमारे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो भी हमारे पास में क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसकी पावर कर दो n-1। ठीक है, क्या लिखा है मेरे पास, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट n माइनस कितना 1। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो मान लो अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 है तो 0 है तो 0 माइनस 1 माइनस वन किधर आएगा, ऊपर। तो फिर से टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ए नॉट के। n की वैल्यू 0 रख दो, 0 रख दोगे कितना हो जाएगा, ये डिपेंड ही नहीं करेगा। फिर आगे टी हाफ की वैल्यू फिर क्या कर दो, कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्डर तक हो गया। सेकंड ऑर्डर करके देखो, यहाँ पे 2 रख दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। और थर्ड कर दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना और एक बार आप लोग फिर से पूरा रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगला वाला जो हमारा पार्ट होगा, फिर अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वैसे बहुत कुछ बचे हुए हैं, बट हमें पता नहीं है कि आप लोग तैयार कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ना ही कोई बता रहा है उस बेसिस पे। तो हम लोग करेंगे क्या, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ में सॉल्यूशंस वगैरह भी करेंगे। ठीक है, आज